हमारे हरिपुर के राजा विजयपाल अपने महल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी हरिपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद महल जाकर राजा विजयपाल को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी। राधिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मोहन की बात सुनकर वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वह सोचने लगी, मोहन बहुत ही गरीब है। जंगल से लकड़ियां काटकर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी मां का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला कैसे सुखी रख सकेगा। दूसरी तरफ मोहन भी बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था, राधिका ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। राधिका के पिता भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहते थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। मोहन रोज जंगल से लकड़ी लाकर बहुत सारा धन प्राप्त करता रहा। लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। एक दिन की बात है, जब हरिनाथ अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उसकी बेटी राधिका ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार है, तो वह मोहन को बुलाकर घर में ले आई। मोहन ने जब हरिनाथ की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि का हरिनाथ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन हरिनाथ ने राधिका से कहा, राधिका बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूंगा, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव शिवनगर में मेरा तांत्रिक दोस्त विश्वनाथ रहता है। तू शिवनगर जाकर विश्वनाथ से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। फिर उसी दिन हरिनाथ की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर हरिनाथ का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। मोहन की मां ने गूंगी राधिका को बहुत दिलासा दी, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब मोहन राधिका के घर पर आया तो उसने देखा कि राधिका अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वो समझ गया कि राधिका कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो। कहाँ जा रही हो, राधिका? राधिका ने इशारों ही इशारों में मोहन को बता दिया कि वो शिवनगर जा रही है। तब मोहन उदास हो गया और बोला, क्या तुम यहां पर नहीं रह सकती राधिका? मेरे साथ मेरी बनकर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राधिका ने मोहन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें शिवनगर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। राधिका ने इनकार में सिर हिलाया और इशारों ही इशारों में मोहन को समझा दिया कि वो उसकी फिक्र ना करे, वह चली जाएगी। राधिका जब शिवनगर गांव में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वह बहुत डर गई। असल में शिवनगर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। शिवनगर में हर जगह पर मृत्यु को देखती हुई राधिका एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराहने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वह रुक गई। वह झोपड़ी के अंदर गई तब बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो?
इस समय तो मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में राधिका ये नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक विश्वनाथ के यहां पहुंच गई है। वह आदमी बोला, मैं तांत्रिक विश्वनाथ हूं बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वह मेरे मुंह में डाल दो। राधिका ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक विश्वनाथ के पास पहुंची। तांत्रिक विश्वनाथ तो मर चुका था। राधिका ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहां पर जाऊं और क्या करूं? इतने लंबे सफर के बाद राधिका को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहां पर एक लड़की है। असल बात यह थी कि शिवनगर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह शिवनगर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार कालिया तांत्रिक विश्वनाथ की झोपड़ी में आ पहुंचा। आदमी बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी राधिका जोर जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तभी राधिका बोली, नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ राधिका सोच रही थी, मैं सचमुच बोलने लगी हूं, लगता है वो कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन राधिका के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब राधिका ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करे तेरी टांगे टूट जाए, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाएं। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। राधिका को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वो सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही है। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वो घबराकर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों, अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगे टूट जाए और वो लंगड़ा हो जाए, तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वो अंधा हो गया। अवश्य ही वो कोई जादूगरनी डायन है। मैं तो कहता हूं हम सबको यहां से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर सिर्फ राधिका और वो अपाहिज डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार, जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, वो राधिका से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे अंधे और अपाहिज को यहां पर छोड़कर मत जाओ। राधिका ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं? तुम तो चल भी नहीं सकते, और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूं। राधिका की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। राधिका सोचने लगी, यह तो कमाल हो गया। इसके बाद वो घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। फिर एक अन्य गांव हरिपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राधिका सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं।
कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है। यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? राधिका ने कहा, मैं एक परदेसी हूं बाबा। रात भर के लिए मुझे यहां पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। राधिका ने उनसे पूछा, बाबा, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी। इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। स्त्री पुरुष, बच्चे या जानवर, जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठाकर ले जाता है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वो राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहां के राजा विजयपाल ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशरफियां दी जाएंगी। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर राधिका बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब राधिका की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। राधिका उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़ थी और वह विशाल गाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। राधिका का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा विजयपाल के पास पहुंची और वह कहने लगे, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा विजयपाल ने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, शत्रु जीत हम चाहते हैं। उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां राधिका रुकी हुई थी। उसने राधिका से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है। कृपया आप मेरे साथ चलिए। राधिका सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम ना था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशरफियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात राधिका से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर राधिका जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। यह लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, यह जो कहती है वह सच हो जाता है। सेनापति से राधिका के इस विशेषता के बारे में जानकर राजा विजयपाल चिंतित होकर विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री भवानी ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री भवानी ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा विजयपाल और सेनापति को बता दी और कहा, हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं।
फिर सब कुछ महामंत्री भवानी की योजना के अनुसार ही हुआ। राधिका को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फियां भी उसे दे दी गई। दिनों बाद एक दिन राजा विजयपाल ने महामंत्री भवानी के सुझाव पर अमल करते हुए राधिका को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। राधिका ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बेटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुंदरपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा विजयपाल के इरादों से बेखबर राधिका ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा विजयपाल ने फिर से राधिका को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बेटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालानगर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी है। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे राज्य में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं? बेटी, तुम भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालानगर में बाढ़ आ जाए। जब राधिका ने ज्वालानगर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालानगर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालानगर में बाढ़ की खबर जब राजा विजयपाल और उसके महामंत्री भवानी को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। महामंत्री बोला, यह तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। राधिका यह नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा विजयपाल ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी राधिका पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वो एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूं। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब राधिका गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और सोती हुई राधिका को पलंग सहित उठाकर ले गए। राधिका के महल के नौकर चाकर को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से खत्म कर दिया। जब राधिका की आंख खुली तो वह कहने लगी, मैं कहां पर हूं और आप सब कौन हो? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री भवानी के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री भवानी ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूं कुमारी जी। हमारे राजा विजयपाल ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा ना बन जाओ। राधिका बोली, मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। मंत्री बोला, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज विजयपाल ने सोचा कि कल को तुम हरिपुर की महारानी बनने के सपने देखने लगोगी। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचाया लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। फिर महामंत्री भवानी ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से राधिका को यह विश्वास दिला दिया कि राजा विजयपाल सचमुच ही उसे
मार देना चाहता था। राधिका बोली, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मंत्री बोला, बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज विजयपाल और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें हरिपुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। राधिका ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री भवानी मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल भवानी के सभी सैनिक राधिका के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में राधिका के पूछने पर सैनिक ने बताया कि महामंत्री भवानी के दिमाग में राजा विजयपाल को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके राधिका के सभी नौकर चाकर की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। महाराज विजयपाल ने तो राधिका के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर राधिका के कहने पर वो सभी सैनिक महाराज विजयपाल के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री भवानी ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने राधिका से कहा, राधिका, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री की बातों से राधिका के दिल में एक ख्वाहिश बसी थी और वो थी महारानी बनने की। वो बेझिझक बोली, मैं हरिपुर की महारानी बनना चाहती हूं। क्या? जी हां महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा अंतर है। गुस्ताखी माफ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करवा सकते हैं। राजा विजयपाल को अचानक हंसी आई और फिर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आई। बेटियां, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व, जब वो 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, पर एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र केवल 6 साल है और वह तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं हरिपुर की महारानी बनना चाहती हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। राधिका की जिद के आगे राजा खुद को बेबस महसूस करते थे। उस सभा के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत उदास हैं? राजा विजयपाल ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बताया और राधिका के बारे में सब कुछ बताया। महारानी बोली, उस लड़की की बातों में बड़ी ताकत है। वह जो भी कहती है वह सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय मैं बताती हूं। और फिर अगले दिन राजा ने राधिका से कहा, बेटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह हरिपुर का राजा बन जाएगा और तुम हरिपुर की महारानी। राजा विजयपाल की बात सुनकर राधिका बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को राधिका का बचपन का साथी मोहन चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर हरिपुर आया। उसे पता था कि
कि राजा विजयपाल को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही मोहन लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से राधिका बाहर निकल आई। तुम यहां पर हो? अरे राधिका, तुम राजमहल में? और बोलने कैसे लगी? तभी राजा विजयपाल वहां पर आ पहुंचे। राधिका बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी धूमधाम से मोहन और राधिका का विवाह संपन्न हो गया। राधिका का कन्यादान स्वयं राजा विजयपाल और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर राधिका और मोहन ने राजा विजयपाल और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक राधिका को चक्कर आने लगे और वह बोली, मुझे यह क्या हो रहा है? यही हाल मोहन का भी था और वह बोला, राधिका, हमें जरूर जहर दे दिया गया है। हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम हरिपुर गांव में गूंगी राधिका के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा विजयपाल ने उनके भोजन में जहर मिला दिया था। तब राधिका बोली, मैं मरना नहीं चाहती मोहन। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। आज मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से राधिका और मोहन तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। मोहन ने कहा, अरे हम कहाँ आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और ये कौन है? राधिका। अरे राधिका, तुम ही हो। राधिका ने हल्के में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह कुछ नहीं कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक विश्वनाथ के यहां से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी इच्छा से नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब मोहन ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है राधिका। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा समझ लेता हूं। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी राधिका बहुत खुश थी, क्योंकि मोहन के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला था और मोहन की मां तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राय आए